साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव फूले साहब के बारे में, जो हमारे बहुजनों के महापुरुष हैं, महिलाओं के लिए भी एक महापुरुष हैं। और सावित्रीबाई फूले, आप जानते होंगे उन्होंने कितना काम किया है समाज के लिए और देश के लिए, खास तौर से वंचित और पुअर समाज के लिए। अभी 28 नवंबर को उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ, परिनिर्वाण दिवस गया है। तो मैं उनकी पूरी जीवनी आपको बता रहा हूँ। ज्योतिराव गोविंदराव फूले 11 अप्रैल 1827 को जन्मे। 28 नवंबर 1890, जिन्हें ज्योतिराव फूले के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र के एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, जाति विरोधी, समाज सुधारक और लेखक थे। उनका काम कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था, जिसमें अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन और महिलाओं और पीड़ित जाति के लोगों को शिक्षित करने के प्रयास शामिल थे। वह और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले भारत में पहली महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। फूले ने 1848 में पुणे में तात्या साहब भिंडे के निवास या भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल शुरू किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्य साधकों का समाज का गठन किया। सभी धर्मों और जातियों के लोग इस संघ का हिस्सा बन सकते थे, जो उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए काम करता था। फूले को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। महात्मा, संस्कृत महान आत्मा आदरणीय का सम्मान पहली बार 1888 में मुंबई में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में किया गया। ज्योतिराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म अब पुणे में 1827 में एक माली जाति के परिवार में हुआ था। माली पारंपरिक रूप से फल और सब्जी उगाने का काम करते थे। जाति पदानुक्रम की चतुर्भुज वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्र श्रेणी में रखा गया था। फूले का नाम हिंदू देवता ज्योतिबा के नाम पर रखा गया था। उनका जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था। फूले के परिवार, जिसका पहले नाम गोरेहे था, की उत्पत्ति सतारा शहर के पास कटुन गांव में हुई थी। फूले के परदादा, जिन्होंने वहां चौगला या निम्न श्रेणी के गांव के अधिकारी के रूप में काम किया था, पुणे जिले के एक खानवाड़ी में चले गए। लड़कों को एक फूल वाले के संरक्षण में ले जाया गया, जिसने उन्हें व्यापार के रहस्य सिखाए। फूल उगाने और सजाने में उनकी कुशलता प्रसिद्धि हो गई और उन्होंने गोरे के स्थान पर फूले फूल वाला नाम अपना लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय से फूलों के गद्दे और शाही दरबार के अनुष्ठानों और समारोह के लिए अन्य सम्मानों के लिए उनके द्वारा दिए गए आदेशों की पूर्ति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इनाम प्रणाली के आधार पर उन्हें 35 एकड़ 14 हेक्टेयर जमीन दी, जिसके तहत उस पर कोई कर दे नहीं होगा। सबसे बड़े भाई ने संपत्ति पर अकेले नियंत्रण करने की साजिश रची, जिससे छोटे दो भाई बहन ज्योतिराव फूले के पिता गोविंदराव खेती और फूल बेचने का काम जारी रखने लगे। गोविंदराव ने चिमनाबाई से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, जिनमें ज्योतिराव सबसे छोटे थे। 1 साल की उम्र से पहले ही चिमनाबाई की मृत्यु हो गई। तत्कालीन पिछड़े माली समुदाय ने शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में जाने के बाद, जहां उन्होंने पढ़ना लिखना और अंकगणित की मूल बातें सीखी, ज्योतिराव को उनके पिता ने स्कूल से निकाल लिया। वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुकान और खेत दोनों में काम करने लगे। हालांकि फूले की ही माली जाति के एक व्यक्ति ने उनकी
बुद्धिमत्ता को पहचाना और फूले के पिता को उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में जाने की अनुमति देने के लिए राजी किया। फूले ने 1847 में अपनी अंग्रेजी स्कूली शिक्षा पूरी की। जैसा कि प्रथा थी, उनकी शादी मात्र 13 साल की छोटी उम्र में उनके पिता द्वारा चुनी गई मालवी समुदाय की एक लड़की से कर दी गई। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 1848 में आया, जब एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। फूले ने पारंपरिक विवाह जुलूस में भाग लिया, लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए उनके मित्र के माता पिता ने उन्हें डांटा और अपमानित किया। तो यहाँ देखिए किस तरह से जाति व्यवस्था हमारे देश पर हावी रही है आज तक। उन्होंने उनसे कहा कि शूद्र जाति से होने के कारण उन्हें समारोह से दूर रहने की समझदारी होनी चाहिए थी। इस घटना ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और जाति व्यवस्था में निहित अन्याय के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। 1848 में 21 वर्ष की आयु में फूले ने ईसाई मिशनरी सिंथिया फरार द्वारा अहमदनगर में संचालित एक लड़कियों के स्कूल का दौरा किया। 1848 में ही उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में शोषित जातियों और महिलाएं नुकसान में थीं और यह भी कि इन वर्गों की शिक्षा उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। इस उद्देश्य से और उसी वर्ष फूले ने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री बाई को पढ़ना और लिखना सिखाया और फिर इस जोड़े ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। उन्होंने अपनी बहन सगुणाबाई क्षीरसागर, उनकी मौसी की बेटी को भी सावित्रीबाई के साथ मराठी लिखना सिखाया। पुणे के रूढ़िवादी उच्च जाति समाज ने उनके काम को स्वीकार नहीं किया। इस दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें आश्रय दिया और उन्होंने अपने परिसर में स्कूल शुरू करने में भी मदद की। तो देखिए यहाँ मुस्लिम समाज उनको सहयोग करता है और वही हिंदूवादी उनके खिलाफ काम करते हैं, ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग जो औरतों को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। बाद में फूलों ने महार और मांग जैसी तत्कालीन अछूत जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। बाबा साहब जिस जाति से आते थे उनके लिए भी उन्होंने 1852 में 3 फूले स्कूल चल रहे थे। इन स्कूलों में 273 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही थी, लेकिन 1858 तक वे सभी बंद हो गए। एलेनोर जेलियट ने 1857 के विद्रोह, सरकारी सहायता वापस लेने और पाठ्यक्रम के बारे में असहमति के कारण ज्योतिराव द्वारा स्कूल प्रबंधन समिति से इस्तीफा देने के कारण निजी यूरोपीय दान को बंद करने का दोष दिया। फूले ने देखा कि कैसे अछूतों को अपनी छाया से किसी को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें जिस रास्ते से यात्रा की थी उसे साफ करने के लिए अपनी पीठ पर झाड़ू बांधनी पड़ी। मतलब ये फूले साहब ने खुद आंखों से देखा। उदाहरण की आवश्यकता, उन्होंने देखा कि कैसे अछूत महिलाओं को नग्न होकर नाचने के लिए मजबूर किया गया था। देखिए ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतें किस तरह से हमारे समाज का शोषण करती थी। उद्धरण की आवश्यकता, उन्होंने युवा विधवाओं को अपने सिर मुड़वाते हुए अपने जीवन में किसी भी तरह की खुशी से परहेज करते हुए देखा था। ये सब ब्राह्मणवादी, जिसको ब्राह्मण संस्कृति बोलते हैं, ये जुल्म करते थे। उन्होंने असमानता को बढ़ावा देने वाली इन सभी सामाजिक बुराइयों को देखकर महिलाओं को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से शुरुआत की। हर दोपहर ज्योतिराव अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ बैठते थे और जब वह खेतों में जाती थी जहां वह काम करते थे तो उन्हें भोजन लाने के लिए शिक्षित करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को एक स्कूल में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा। पति पत्नी ने 1848 में पुणे के विश्राम बाग वाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल स्थापित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में एक सुरक्षित स्थान पर जन्म देने के लिए
प्रमुख जाति की गर्भवती विधवाओं के लिए एक घर शुरू किया। उनका अनाथालय शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में स्थापित किया गया। 1863 में पुणे में एक भयावह घटना हुई। काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण विधवा गर्भवती हो गई। तो आप सोचिए, जो विधवा होती थी उनके साथ ये सेक्सुअल रिलेशन बनाते थे ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी, हो गई। और गर्भपात के उसके प्रयास सफल नहीं हुए। उसने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे मार डाला और एक कुएं में फेंक दिया, लेकिन उसका कृत्य प्रकाश में आ गया। उसे सजा भुगतनी पड़ी और उसे जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना ने फूले को बहुत परेशान किया और इसलिए अपने पुराने मित्र सदाशिव बल्लाल गोवंडे और सावित्रीबाई के साथ मिलकर उन्होंने शिशु हत्या रोकथाम केंद्र की शुरुआत की। केंद्र का विज्ञापन करते हुए पुणे के चारों ओर पर्चे चिपकाए गए थे कि विधवाओं यहां आओ और अपने बच्चों को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दो। यह आपके विवेक पर निर्भर है कि आप बच्चे को केंद्र में रखना चाहती हैं या अपने साथ ले जाना चाहती हैं। यानी जिन महिलाओं का शारीरिक शोषण होकर गर्भवती हो जाती थी, उनके बच्चे के लिए उन्होंने आश्रय देने का काम किया। यह अनाथालय बच्चों की देखभाल करेगा। फूले दंपति ने 1880 के दशक के मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र चलाया। फूले ने शोषित जातियों के सदस्यों के लिए अपना घर और अपने पानी के कुएं का उपयोग खोलकर शोषित जातियों के आसपास सामाजिक अस्पृश्यता के कलंक को खत्म करने की कोशिश की। उनके इन कामों की वजह से ही बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। ये पूरा देश जानता है, सब बहुजन समाज जानता है। पौराणिक महाबली राजा बलि के शासन को फिर से स्थापित करने की अपील की, जो आर्यों के विश्वासघाती तख्ता पलट से पहले का था। उन्होंने आर्यन आक्रमण सिद्धांत का अपना संस्करण प्रस्तावित किया कि भारत के आर्य विजेता, जिन्हें सिद्धांत के समर्थक नस्लीय रूप से श्रेष्ठ मानते थे, वास्तव में स्वदेशी लोगों के बर्बर दमनकारी थे। उनका मानना था कि उन्होंने जाति व्यवस्था को अधीनता और सामाजिक विभाजन के ढांचे के रूप में स्थापित किया था, जिसने उनके ब्राह्मण उत्तराधिकारियों की श्रेष्ठता सुनिश्चित की। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर बाद में मुस्लिम विजय को भी इसी तरह की चीज के रूप में देखा, एक दमनकारी विदेशी शासन के रूप में। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से उन्हें हौसला मिला, जिन्हें वे अपेक्षाकृत प्रबुद्ध मानते थे। यानी कि अंग्रेज प्रबुद्ध थे ही, मानते क्या थे, तो उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के समर्थक नहीं थे, जिसे उन पिछले आक्रमणकारियों द्वारा उकसाया और फिर कायम रखा गया था। अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश निवेशवादियों को शोषित जातियों को यह एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद दिया कि वे सभी मानवाधिकारों के हकदार हैं। यह पुस्तक गुलामगिरी बहुत फेमस पुस्तक है, हमारे बहुजन समाज के लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। यह पुस्तक, जिसका शीर्षक दास्ता के रूप में अनुवादित है और जो महिलाओं और जाति सुधार से संबंधित है, अमेरिका में उन लोगों को समर्पित थी जो दास्ता को समाप्त करने के लिए काम कर रहे थे। फूले ने विष्णु के अवतारों को आर्यन विजय से उपजे उत्पीड़न के प्रतीक बताया। देखिए, जिस विष्णु का यहाँ गुणगान करते हैं ब्राह्मणवादी, वो उत्पीड़न का प्रतीक के रूप में उसको देखा करते थे। और महाबली बलि राजा को नायक के रूप में लिया। जाति व्यवस्था की उनकी आलोचना हिंदुओं के सबसे अधिक ग्रंथों वेदों पर हमले से शुरू हुई। हिंदू धर्म का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें बहुजन समाज की और महिलाओं की गुलामी ना लिखी गई हो। वे उन्हें झूठी चेतना का एक रूप मानते थे। उन्हें मराठी शब्द दलित, टूटा हुआ, कुचला को उन लोगों के लिए एक वर्णकर्ता के रूप में पेश करने का श्रेय दिया जाता है जो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। 1882 में शिक्षा आयोग की सुनवाई में फूले ने निचली जातियों के लिए शिक्षा प्रदान करने में मदद की मांग की। इसे लागू करने के लिए उन्होंने गांवों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की वकालत की। उन्होंने हाई स्कूल और कॉलेजों में अधिक निचली जाति के लोगों को
लाने के लिए विशेष प्रोत्साहन की भी मांग की। तो देखिए मतलब उनका संघर्ष रहा और लगातार वो इस लड़ाई को ब्राह्मणवादी और मनुवादी और हिंदू ग्रंथों में जो इतने खतरनाक वो लिखे गए सजा देने के प्रावधान लोगों के लिए, 24 सितंबर 1874 को फूले ने महिलाओं, शूद्रों और दलितों जैसे वंचित समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया। इस समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्य शोधक समाज ने तर्कसंगत सोच के प्रसार के लिए अभियान चलाया और पुजारियों की आवश्यकता को खारिज कर दिया। फूले ने मानव कल्याण, खुशी, एकता, समानता और आसान धार्मिक सिद्धांतों, अनुष्ठानों के आदर्शों के साथ सत्य शोधक समाज की स्थापना की। पुणे से निकलने वाले एक समाचार पत्र दीनबंधु ने समाज के विचारों को आवाज दी। समाज की सदस्यता में मुस्लिम, ब्राह्मण, सरकारी अधिकारी शामिल थे। फूले की अपनी माली जाति ने संगठन के लिए प्रमुख सदस्य और वित्तीय समर्थक प्रदान किए। तो साथी कितना बड़ा संघर्ष उस इंसान ने किया होगा। तो और हम लोग खास तौर से उस जाति के लोग भी उनके संघर्ष को पढ़ते नहीं हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के अलावा फूले एक व्यवसायी भी थे। 1882 में उन्होंने खुद को एक व्यापारी, कृषक और नगर पालिका का ठेकेदार के रूप में पेश किया। उनके पास पुणे के पास मजरी में 60 एकड़ 24 हेक्टेयर खेत थे। कुछ समय के लिए उन्होंने सरकार के लिए एक ठेकेदार के रूप में काम भी किया और 1870 के दशक में पुणे के पास मूलामुथा नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। उन्हें पुणे के पास कटराज सुरंग, यरवदा जेल के निर्माण के लिए श्रमिक प्रदान करने के लिए अनुबंध भी मिले। 1863 में स्थापित फूले के व्यवसायों में से एक धातु ढलाई उपकरण की आपूर्ति करना था। फूले को 1876 में तत्कालीन पूना नगर पालिका में आयुक्त, नगर परिषद सदस्य नियुक्त किया गया और उन्होंने 1883 तक इस अनिर्वाचित पद पर कार्य किया। यानी फूले के अखाड़े मूल रूप से मराठी वारकरी संत तुकाराम के अभंगों से जुड़े हुए थे। उनकी उल्लेखनीय प्रकाशित कृतियां जो हैं, तृतीय रतन 1855, ब्रह्मानांचे कसाब 1869, पोवड़ा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यांचा, अंग्रेजी लाइफ ऑफ शिवाजी इन पॉलिटिकल मीटर जून 1969, पोवाड़ा विद्या ख्यातिल ब्राह्मण पंतोजी जून 1869, मानव मोहम्मद अभंग गुलामगिरी 1873, सेत कार्याचा आसुद कल्टीवेटर विपकार्ड जुलाई 1881, गुलामगिरी 1873, सेत कार्याचा आसुद कल्टीवेटर विपकार्ड जुलाई 1881, सत्सर अंक 1 जून 1885, सत्सर अंक 2 जून 1885, इशारा अक्टूबर 1885, ग्राम जोत संबंधी जाहिर का भार 1886, सत्य शोधक समाजोक्त मंगलाष्टक सर्प पूजा विधि 1887, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तिका अप्रैल 1889-89, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1891, अखंडादि काव्य रचना अस्पृश्याय की कैफियत। धनंजय कीर के अनुसार फूले को महात्मा की उपाधि 11 मई 1888 को बॉम्बे के एक अन्य समाज सुधारक विठल राव कृष्ण जी वंदेकर ने प्रदान की थी। भारतीय डाक विभाग ने फूले के सम्मान में वर्ष 1977 में एक डाक टिकट जारी किया। फूले को प्रारंभिक जीवनी मराठी भाषा में महात्मा ज्योतिराव फूले यांचे चरित्र,
पीएस पाटिल चिकाली 1927 में थी। दो अन्य हैं महात्मा फूले चरित्र व क्रिया, महात्मा फूले जीवन कार्य, एक घोरपड़े पूना 1853 जो मराठी में भी है, और महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे सामाजिक क्रांति के जनक धनंजय कीर बॉम्बे 1974। उनसे संबंधित अप्रकाशित सामग्री स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर बॉम्बे राज संपत्ति के पास है। फूले के काम ने भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को प्रेरित किया। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, बाबा साहब अंबेडकर फूले साहब को अपना गुरु मानते थे। अंबेडकर ने फूले को अपने 3 गुरुओं या स्वामी में से एक माना था, और फूले की याद में कई संरचनाएं और स्थान हैं। इनमें शामिल हैं विधान भवन, महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा भवन के परिसर में पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडई, जिससे पहले मुंबई में क्राफ्ट मार्केट के नाम से जाना जाता था, पुणे में महात्मा फूले संग्रहालय, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शहरी राहुरी में महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, कृषि विश्वविद्यालय, पुणे में सबसे बड़ी सब्जी मंडी महात्मा फूले मंडई, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, सुभारती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी का नाम पहले उनके नाम पर रखा गया था। जीपी देश पांडे के जीवनी नाटक सत्य शोधक सत्य का अन्वेषक का पहली बार प्रदर्शन जननाट मंच द्वारा 1992 में किया गया था। महात्मा फूले 1954 समाज सुधारक के बारे में एक भारतीय मराठी भाषा की जीवनी फिल्म थी, जिसका निर्देशन प्रहलाद केशव अत्रे ने किया था। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के जीवन पर आधारित एक भारतीय नाटक टेलीविजन श्रृंखला 2016 में डीडी नेशनल पर प्रसारित की गई थी। सावित्री ज्योति और सावित्रीबाई और ज्योति फूले के जीवन और कार्य पर आधारित एक मराठी नाटक टेलीविजन श्रृंखला 2019 से 2020 में सोनी मराठी पर प्रसारित की गई थी। सावित्रीबाई फूले 2018 में फूले के बारे में एक भारतीय कन्नड़ भाषा की बायोपिक बनाई गई थी। सत्य शोधक 2024 महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन पर आधारित एक भारतीय मराठी भाषा की जीवनी यात्रा है। तो साथियों, ये जितनी भी ज्योतिबा फूले साहब के पूरे जीवन की घटनाएं जो मैंने आपको अभी बताने का काम किया, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं खास तौर से बहुजन समाज और महिलाओं से कि उनको ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन को, बायोग्राफी को, उनकी जीवनी को, उनके संघर्ष को और उनके ब्राह्मणवादी मनुवादी के जो गुलामी था, उस गुलामी को तोड़ने के लिए कितना उनको संघर्ष करना पड़ा। सावित्रीबाई फूले के बारे में जब उनका आएगा तो हम उनके बारे में बताएंगे। वैसे कुछ खास चीज़ें मैं और बता देता हूँ आपको। उनके जीवन की घटना भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उनके जीवन ज्योतिबा फूले साहब के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना, बड़ी भयंकर और जिसको बहुत दुखद घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि उनको ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने उनको 2 गुंडे हायर करके और उनको मारने के लिए फरसा लेकर के रात को 4-5 बजे के भोर में बिल्कुल अंधेरे में उनको मारने के लिए भेजा था। तो जब वहाँ, क्योंकि वो सो नहीं पाते थे ठीक से, उनको समाज की चिंता रहती थी, जब उनके पैरों की या थोड़ी खसखसाहट की आवाज़ आई तो उन्होंने पूछा, भाई कौन है, इतनी रात को कौन आया है? तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर आओ, हम तुमको मारने आए हैं। जो गुंडे आए थे मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा जो भेजे गए थे उनको मारने के लिए, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे मारने से तुम्हें क्या हासिल होगा, कि हमें
हमें हासिल ये होगा कि हमें 1,000 रुपये दोनों को मिलेंगे अगर हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हारा भला होता है तो तुम मुझे मार दो। तो उनकी इस वाक्य को सुन करके वो इतने प्रभावित हुए, दोनों जो गुंडे थे, बाद में उनमें से ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले का इतने प्रभावित हुए कि एक अंगरक्षक बन गया और एक उनके जो सामाजिक काम थे उनमें सहयोग करना लगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्राह्मणवादी और जो मनुवादी ताकतें हैं कितनी खतरनाक हमारे लोगों के साथ खेल खेलती रही हैं, लेकिन यहाँ की सरकारों को आज तक इस व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि और गलती नहीं दिखती, बल्कि हर सरकार उन ताकतों की पोषक रही है और आज भी उनको आगे इस्टेब्लिश करने का, उनको मजबूत करने का काम करते दिखाई देती है। तो साथियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने बहुजन महापुरुषों को और हमारे समाज पर होने वाले अत्याचार की आवाज़ को उठा पाएं और उसमें न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश करते हैं हमेशा। उसके लिए आप एक आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा खर्चा भी मैं कर रहा हूं। और आप देख रहे हो कि यहाँ मैं अकेले काम करता हूँ। ये सब चाहे लिखना है, कैमरा है, एडिटिंग है, पोस्टर बनाना है, अपलोड करना है, आप लोगों तक शेयर भी अकेले करता हूँ। तो जितना भी हो सके उतना आप आर्थिक सहयोग करने की कोशिश भी करें। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।